देखे हैं, लेकिन एफपीओ जो है वो काफ़ी कम आते हैं। लास्ट जो एफपीओ आया था वो येस बैंक का एफपीओ आया था और वहाँ पर तो काफ़ी सारे रिटेलर्स फंस गए थे। इनफैक्ट लोअर सर्किट लगा था पहले दिन ही, जिनको एफपीओ में अलॉटमेंट हुआ था वो सेल भी नहीं कर पाए थे। हालांकि जो एफपीओ का प्राइस था उसके ऊपर की एक लिस्टिंग हुई थी, लेकिन फिर भी अगले 1-2 दिन तक तो काफ़ी कोहराम मचा था। खैर उसके बाद में LIC की आने की खबर आई थी, जो रेटिंग है वो अपग्रेड हुई थी और उसके बाद में येस बैंक जो है वो 20 का लेवल भी छू कर आया था। तो येस बैंक का जो एफपीओ था वहाँ पर काफ़ी पैसा बना था। लेकिन अगर आप एक बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करें आईपीओ एंड एफपीओ के, तो देखिए आईपीओ के अंदर क्या है, नई कंपनी होती है, ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, नया बिजनेस मॉडल है, नई कहानी है, नई स्टोरी है और उसके बाद में धीरे धीरे करके प्रचार होता है। भाई प्रमोटर्स आते हैं, मीटिंग होती है, इन्वेस्टर्स आते हैं और उसके बाद में सब्सक्रिप्शन शुरू, प्री मार्केट प्रीमियम की कहानी, लिस्टिंग के बाद में कंपनी लगातार एक्सचेंज के अंदर अपनी फाइलिंग्स देती रहती है, क्वार्टरली नंबर्स आते हैं और वही लिस्टिंग वाली कहानी चलने लग जाती है। लेकिन एफपीओ के अंदर क्या है, कंपनी जो है वो पहले से लिस्टेड है और चूंकि जो कंपनी है वो पहले से लिस्टेड है तो इसके बिजनेस मॉडल को म्यूचुअल फंड वाले समझते हैं, इन्वेस्टर्स समझते हैं, इस कंपनी को अच्छे से समझते हैं, इसकी हिस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर फिर से आईपीओ कह लीजिए, एफपीओ क्यों आ रहा है? देखिए एफपीओ यहाँ पर लाने का केवल और केवल एक ही रीज़न होता है कि कंपनी को एक बार फिर से पैसा चाहिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपनी नया करना चाहती है, फंड चाहिए आगे के बिजनेस को करने के लिए, चाहे वो कैपेक्स हो, चाहे कोई एक्विजिशन हो, चाहे कुछ भी हो। ये कहानी बेसिकली यहाँ पर होती है। तो आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो तो राइट्स इशू भी लेकर आ सकती है ना, जैसे रिलायंस लेकर आई थी 2020 के अंदर। अगर आपको याद हो, डेट से निकलना था, फेसबुक वाली जो कहानी शुरू हुई थी और उसी दिन से मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। ये जो बुल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा है कि राइट्स इशू कंपनी लेकर आ सकती है, लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी प्रॉब्लम यह है कि राइट्स इशू जो है वो केवल शेयर होल्डर्स के लिए होता है जो पहले से उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन अगर आम जनता को उसका फ़ायदा देना है, अगर QIBs को उसका फ़ायदा देना है, NIIs को उसका फ़ायदा देना है, तो यहाँ पर राइट्स इशू जो है वो सही तरीका नहीं है। इसलिए यहाँ पर कंपनी एफपीओस लेकर आती है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी कह सकते हैं कि सर कंपनी OFS भी तो लेकर आ सकती है। देखिए OFS जो है ना, यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर्स का ट्रांसफर होता है। बेसिकली प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग को सेल करते हैं। तो क्या OFS एक सही तरीका है? जी नहीं, यहाँ पर जो पैसा है वो तो प्रमोटर्स के पास में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी को पैसा चाहिए। तो कंपनी को अगर पैसा चाहिए और आम जनता को उसका फायदा देना है, तो कंपनी क्या करती है, एफपीओ लेकर आती है, जिसको कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो बेसिकली यहाँ पर एक एफपीओ आ रहा है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आ रहा है। तो अब अगर हम रुचि सोया स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो कहानी है ना, वो वाकई में गजब की कहानी है। अगर आप 2020 के स्टॉक ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहें तो वो रुचि सोया को ही जाता। गाइज अगर आपको याद हो, 2019 के आसपास पतंजलि ने एक्वायर किया था इस कंपनी को, इंसॉल्वेंसी के इशू थे और ऐसा बताया जा रहा था कि बाबा रामदेव ने इस कंपनी को मिट्टी के भाव में खरीदा है और अब इनके पास में करोड़ों के वैल्यूएशंस है। ये कंपनी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हैं। काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह भी आई थी। और स्टॉक प्राइस के बारे में अगर आप बात करें, जहाँ पर एक वक्त पर पूरे मार्केट में कोहराम था, तबाही मची थी, खून बह रहा था दलाल स्ट्रीट पर, वहां पर रुचि सोया एक ऐसा स्टॉक था जो लगातार अपर सर्किट लगा रहा था। आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक मंथ का चार्ट है और यहां पर 15 रुपए के आसपास फिर से इसके अंदर ट्रेडिंग शुरू हुई थी। एक नोटिस आया था कि भाई अब रुचि सोया के अंदर एक बार फिर से ट्रेडिंग शुरू होने वाली है और वहां से इस स्टॉक ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। आप यहां पर देख सकते हैं 15 रुपए का जो शेयर है, इनफैक्ट 15 का भी नहीं था, उससे भी सस्ता था। यहां पर अगर हम प्राइस को देखें तो जो लो है वो बेसिकली 16 रुपए 20 पैसे का, ठीक है, 16 रुपए 20 पैसे से ये जो स्टॉक है वो गया 1520 के आसपास। आप देख सकते हैं कि मल्टीबैगर रिटर्न्स इसने बना के दिए थे। क्या हम इसको कैच कर सकते थे क्या? जी नहीं, डेफिनेटली नहीं कर सकते थे। यहाँ पर फंडामेंटल्स पहले से नहीं पता होते हैं गाइस। काफ़ी सारे ऐसे मौके हैं जो मिस हो ही जाते हैं। चलिए अब अगर इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो आप इस कंपनी से भली भांति वाकिफ़ हैं। FMCG कंपनी है, इनफैक्ट एडिबल ऑयल सेक्टर के अंदर भी है। और अभी जब अडानी फिल्मार का IPO आया था तो एक डायरेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने इस कंपनी को भी देखा था। उसी के साथ में पतंजलि का इनके पास में एक टैग है, आप कह सकते हैं सप्लाई चेन जो है उसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप ब्रांड्स के बारे में बात करें तो कंपनी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ सोया फूड्स और यहाँ पर न्यूट्रेला करके इनके पास में एक ब्रांड है। एंड उसके बाद में अम्ब्रेला ब्रांडिंग जो हम कहते हैं कि अगर आपके पास में एक ब्रांड है तो उसके अंदर आप और ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि बेसिकली नेस्ले करता है, मैगी के साथ में मैगी सॉस आ गया, उसके बाद में उनका पास्ता आ गया, ITC भी ये करता है। आशीर्वाद आटा के अंदर अब आशीर्वाद के स्पाइसेस वगैरह आने लग गए हैं। तो इस तरीके से अम्ब्रेला ब्रांडिंग होती है यहाँ पर। और न्यूट्रेला हनी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी जो है वो पाम ऑयल के अंदर भी है, तो अगेन एडिबल ऑयल सेक्टर के अंदर। और इनफैक्ट अभी जब हम रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर रुचि सोया भी एक कैंडिडेट है।
तो यहाँ पर ज़्यादा फंडामेंटल्स की तरफ नहीं जाएंगे, अब चलिए एफपीओ डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो ये जो एफपीओ है बेसिकली 4300 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा एफपीओ आप कह सकते हैं। अच्छा खासा पैसा कंपनी मार्केट से यहाँ पर उठाने वाली है। और अगर आप फेस वैल्यू की बात करें तो वो यहाँ पर ₹2 का है। एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्वेशन रखा है 10,000 शेयर्स का। और अगर आप प्राइस बैंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ प्राइस 650 की है। आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है गाइस। हो सकता है कि जो अलॉटमेंट है वो नीचे वाली प्राइस पर हो रहा है। अगर आपको येस बैंक वाला एफपीओ याद है तो वहाँ पर जो प्राइसिंग थी वो 12 से 13 की थी और यहाँ पर आपको अप्लाई करना था और जो अलॉटमेंट हुआ था वो बेसिकली 12 की प्राइस पर हुआ था। तो आपको बेसिकली हमेशा अपर ब्रांड पर अप्लाई करना है, अपर प्राइस पर अप्लाई करना है। हो सकता है कि नीचे की तरफ अलॉटमेंट होता है अगर सब्सक्रिप्शन कम है, अगर कुछ और फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ प्राइस है वो 650 की है और अभी क्या भाव चल रहा है, अभी भाव चल रहा है 915 का। इनफैक्ट जब प्राइस अनाउंस हुई थी तो करीब 1000 के आसपास का प्राइस था और यहाँ पर एक अच्छा खासा आप डिस्काउंट कह सकते हैं 35% के आसपास, 1000 के आसपास। और अगर आप 915 की बात करेंगे तो करीब 30% के आसपास का यहाँ पर डिस्काउंट है। तो बेसिकली एफपीओ में क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर्स जो हैं वो सस्ते यहाँ पर अलॉट किए जा रहे हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सेलिंग शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ पर एक आर्बिट्रेज नहीं हो गया क्या, आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल रहा है 650 पर और हम यहाँ पर खरीदें 1000 की प्राइस पर, क्योंकि 1000 की जो प्राइस है वो क्या है कि लास्ट जो सेलिंग हुई है वो किस प्राइस पर हुई है, तो वो तो 1000 की प्राइस पर हुई है और यहाँ पे 650 पर, तो वो वहाँ पर सेलिंग आती है। खैर अभी मैं आपको येस बैंक का एग्जांपल से इसको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप बिडलॉट के बारे में बात करें तो 21 शेयर का यहाँ पर एक बिडलॉट है और 23,530 का यहाँ पर मार्केट कैप होने वाला है। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की लिस्टिंग होती है। इनफैक्ट येस बैंक के अंदर तो लोअर सर्किट लगा था। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी निर्भर करने वाली है। अगर आप इशू डेट्स के बारे में बात करें तो इशू ओपन हो रहा है 24 तारीख को, क्लोज होगा 28 तारीख को। और टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे तो 31 तारीख को यहाँ पर फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है। 4 तारीख को रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसी दिन पैसा जो है वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा। 5 तारीख को अलॉटेड शेयर्स डिमैट अकाउंट पे आएंगे और 6 तारीख को जो लिस्टिंग है वो कमेंस होने वाली है। इशू ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे तो QIBs के लिए 50% का शेयर, NIIs के लिए 15%, रिटेलर्स के लिए 35%, एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पर 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। टोटल हो जाता है 100% और लिस्टिंग होने जा रही है PSE और NSE पर। और ये कुछ डिटेल्स हैं। प्रमोटर्स जो हैं अभी करीब 99% इसमें होल्ड कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स को 75% से नीचे ले जाना होता है। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो क्यों ना OFS की जगह हम यहाँ पर FPO लेकर आ जाते हैं और कंपनी यहाँ पर ऐसा ही कर रही है। तो अभी जो पब्लिक है उसके पास में 1.10 की यहाँ पर शेयर होल्डिंग है जो अब करीब 19% की हो जाएगी। और यहाँ पर जो मैं फ्री फ्लोट का कॉन्सेप्ट कहता हूँ ना वो प्ले होता है कि भाई यहाँ पर आपके पास में 100 शेयर्स हैं, उसके अंदर से 99 शेयर्स जो हैं वो अगर प्रमोटर्स लेकर गए हैं और अगर केवल एक शेयर मार्केट के अंदर है और अगर डिमांड की आप बात करेंगे तो शेयर लगातार अपर सर्किट लगा सकता है 4 मंथ्स। और रुचि सोया में एकदम सिमिलर सी कहानी हुई थी। तो आप एक कार्य करें, वो शेयर्स पकड़ें, छोटी कंपनियों के वो शेयर्स पकड़ें जहां पर पब्लिक के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर फ्री फ्लोट कम होगा तो जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़िया प्ले हो सकती है। तो अगर फंडामेंटल यहाँ पर टेलविंड्स नजर आते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, चलिए वहाँ पर तो एक आप टर्न अराउंड प्ले कह सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल टेलविंड्स है, अगर टेक्निकल चार्ट सही लग रहा है और अगर यहाँ पर फ्री फ्लोट काफ़ी कम है तो वहाँ पर अपर सर्किट लगने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो कंपनी जो है वो रीपेमेंट करना चाहती है, बोरोइंग्स का डेट यहाँ पर क्लियर करना चाहती है। तो करीब 2663 करोड़ रुपए जो हैं वो डेट क्लियरेंस में जाने वाले हैं। करीब 593 करोड़ रुपए जो हैं वो फंडिंग में जाने वाले हैं कंपनी को जो आगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाने वाला है। तो येस बैंक के अंदर भी सिमिलर सी कहानी थी, एक बार फिर से रिस्ट्रक्चरिंग उनको करनी थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। NPA की RBI वाली कहानी आप सबको याद होगी और उसके बाद में येस बैंक के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया आने लगे थे FPO के बाद में। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल्स तो डेफिनेटली इंप्रूव होने वाले ही हैं। एक नई कहानी यहाँ पर प्ले हो गई है। कंपनी ने पतंजलि कंपनी ने एक नई कंपनी को एक्वायर किया जो पहले से ही काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसके बाद में उसको काफ़ी ऊपर तक लेके गए और आप कह सकते हैं ये IPO ही कह सकते हैं उनकी दृष्टिकोण से। और अब यहाँ से फंडामेंटल्स से एक और सही होने के बाद में वो इसको और आगे काफ़ी ले जा सकते हैं। अब चलिए आपको इस FPO को कंपेयर करवाता हूँ येस बैंक के FPO से, ताकि आप समझ पाएँ कि FPO में बेसिकली कहानी क्या होती है। तो बेसिकली जुलाई 15 को येस बैंक का FPO खुला था और चला था करीब जुलाई 17 तक और 27 तारीख को हुई थी लिस्टिंग। और जो लिस्टिंग हुई थी वो 12:30 के आसपास हुई थी। 12 रुपये का जो प्राइस था वो FPO का प्राइस था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से कहानी शुरू हुई, बेसिकली इनफैक्ट यहाँ से कहानी शुरू हुई थी और लगातार एक सेलिंग आई थी। क्यों सेलिंग आई थी कि भाई मार्केट में शेयर मिल रहा है 27 के आसपास, आप कह रहे हैं
हैं कंपनी कह रही है कि भाई आप हमसे 12 रुपये के भाव पर ले लीजिए। तो क्या लोग पागल हैं? क्या लोग यहाँ से लेंगे? डेफिनेटली नहीं लेने वाले हैं। तो एक बड़ा आर्बिट्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग हो जाती है शुरू, और कहाँ पर जाकर रुकती है? 12 पर नहीं रुकती है, इससे भी नीचे जाकर रुकती है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लगातार सर्किट्स लगे थे, और ये जो दिन है ये लिस्टिंग वाला दिन है। यहाँ पर केवल एक ही प्राइस थी, वो थी 12 रुपये 30 पैसे की, और यहीं पर ही पूरे दिन स्टॉक ने कारोबार किया था। और उसके बाद में अगले दिन भी लोवेस्ट सर्किट लगा था। उसके बाद में नंबर्स अच्छे आए थे, इनके Q1 के नंबर्स आए थे, और उसके बाद में तो आप जानते हैं LIC ने यहाँ पर बाइंग की खबर आई थी, और अपर सर्किट लगे थे। 17.5 के आसपास ये स्टॉक गया था। अब चलिए ये बात करते हैं कि एफपीओ में पैसा बनाने के वो कौन से 3 तरीके होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो तरीके हैं वो दोनों सेम हैं। आप जानते हैं कि हम आईपीओ में कैसे पैसा बनाते हैं कि भाई सबसे पहले तो ग्रे मार्केट में हम सेल कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रीमियम वगैरह चलता है, तो हम यहाँ पर सेल कर देते हैं, मार्केट से बाय कर लेते हैं। एचएनआईज बेसिकली यही करते हैं कि प्रोपोर्शनेट यहाँ पर एक अलॉटमेंट होने वाला है, तो यहाँ पर फर्म बाइंग होगी, यहाँ पर फर्म सेलिंग होगी, तो जो एक डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट हो गया। दूसरा जो तरीका है जो ज़्यादातर रिटेलर्स करते हैं कि भाई अगर अलॉटमेंट मिला है तो हम लिस्टिंग के दिन सेल कर सकते हैं, ये भी कहानी होती है। और तीसरी जो कहानी होती है वो केवल एफपीओ के अंदर होती है। बेसिकली यहाँ पर जो IN कोड होता है ना वो सेम हो जाता है। तो काफ़ी ब्रोकर्स क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं कि भाई आप क्या करेंगे, शॉर्ट सेल कर देंगे। एक दिन पहले शॉर्ट सेल कर देंगे। जैसे मान लीजिए 27 तारीख को ये लिस्ट हुआ था येस बैंक का एफपीओ, तो 24 तारीख को, इनफैक्ट 23 तारीख को काफ़ी सारे बड़े खिलाड़ियों ने शॉर्ट सेल किया था कि भाई यहाँ पे तो कंफर्म अलॉटमेंट होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन आया था। तो अगर यहाँ पे कंफर्म अलॉटमेंट होने वाला है, बेसिकली एफपीओ में हम क्या चाहते हैं कि हमें कंफर्म अलॉटमेंट हो, यानी जो सब्सक्रिप्शन का जो फिगर है वो आखिरी दिन 1 से भी कम हो। नॉर्मल आईपीओ के अंदर अगर सब्सक्रिप्शन का जो फिगर है वो 1 से भी कम है तो बेसिकली हम काफ़ी दुखी होते हैं कि भाई ये क्या कहानी होगी, सब्सक्रिप्शन ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ भी सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो वो एक अच्छी बात होती है। तो ये एक कहानी है, शॉर्ट सेल की कहानी है, और काफ़ी सारे बड़े खिलाड़ी ये कार्य करते हैं क्योंकि ISIN कोड सेम हो जाता है, शेयर्स जो हैं वो मर्ज हो जाते हैं, तो इससे काफ़ी हैंडसम प्रॉफिट बनाया था। इनफैक्ट हैंडसम नहीं, भर के ट्रक लोड प्रॉफिट बनाया था बड़े खिलाड़ियों ने येस बैंक के एफपीओ के टाइम। लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं किस तरीके से प्राइसेस एक बार फिर से नीचे आती है। और ये जो शॉर्ट सेल है सभी ब्रोकर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स में काफ़ी कम लोग प्रोवाइड करते हैं, और जो रेगुलर ब्रोकर्स हैं वहीं पर ही आप ऐसा देख सकते हैं। जो बेसिकली आपके लोकल ब्रोकर्स होते हैं वो आपकी इसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा आपका फ़ायदा कर सकते हैं। बेसिकली काफ़ी लोग ये कार्य करते नहीं है कि भाई एफपीओ जो है वो हर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक आता है, तो उसके लिए केवल शॉर्ट सेल करने के लिए क्या अकाउंट खुलवाएं क्या, इसलिए काफ़ी लोग इसके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट करते नहीं है, पहले 2 मेथड के साथ में ही जाते हैं। ये वही लोग हैं जो डायरेक्टली रेगुलर ब्रोकर के साथ में है, लोकल ब्रोकर के साथ में, वही लोग यहाँ पर कार्य करते हैं शॉर्ट सेल के अंदर। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो जो डिमांड अभी आ रही है वो करीब 18 से 21 के आसपास की है, तो ज़्यादा डिमांड तो अभी देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आगे डिमांड आए, लेकिन यहाँ पर अप्लाई करना है कि नहीं करना ये डिसीजन हम आखिरी दिन लेने वाले हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली मेरी स्ट्रेटजी जरूर से बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट सेल की कहानी है या फिर इस आईपीओ को अवॉइड किया जा रहा है या फिर ग्रे मार्केट से ही थोड़ा बहुत यहाँ पर खेल किया जा रहा है। तो एक एक चीज़ आपके साथ में डिस्कस करी जाएगी, लेकिन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अभी के लिए तो इस आईपीओ को हम होल्ड पर रख रहे हैं, एफपीओ को होल्ड पर रख रहे हैं। अभी के लिए हमने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, हमने देख लिया एफपीओ क्या है, यहाँ पर रूल्स क्या होते हैं, डायनामिक्स क्या है, क्या डिटेल्स है। अभी हमारे पास में डिसीजन लेने के लिए 3 दिन है, तो आखिरी दिन जाके हम बेसिकली डिसीजन लेने वाले हैं।